अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने एमडी कैट 2022 के केमिस्ट्री के लेक्चर्स स्टार्ट किए थे। लेक्चर 1 में अपलोड कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख ले। हम पीएमसी या पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इसका लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि प्लीज़ इन लेक्चर्स को मुकम्मल देखा करें और बजाय डाउनलोड करने के यूट्यूब से डायरेक्ट देखा करें, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे व्यूज़ आएंगे, वो व्यूज़ काउंट होंगे, उनका टाइम भी काउंट होगा, जिसकी वजह से वीडियो को यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देता है और इससे फिर हमें हौसला मिलता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ और लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर सकते हैं। तो बस अब ये आप लोगों पर है कि आप कितना ज़्यादा मेरे साथ ताउन करते हो, उन वीडियोज़ को फैलाते हो। तो हो सकता है मैं डेली बेसिस पे 2-2 लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, पहला टॉपिक स्टूडेंट्स पीएमसी के सिलेबस में था एटॉमिक मास से रिलेटेड, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका, कुछ एमसीक्यूज भी आपको करवा चुका। अब स्टूडेंट्स, सेकंड जो टॉपिक है वो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन ये भी इसके अंदर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसके अंदर है। अब ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूँगा कि आज एम्पेरिकल फार्मूला को कवर कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कल मैं आपको फिर, या आज ही हो सकता है, सेकंड लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके बाद फिर एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के एमसीक्यूज आपको करवा दूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं ज़रा आपको कंपैरिजन बताता हूं कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला में क्या कंपैरिजन है, ठीक है, यानी इस दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं दो कंपाउंड्स बना रहा हूँ। यहाँ भी मैं ग्लूकोज लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं ग्लूकोज लिख लेता हूँ, सही। अब स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब इस फार्मूले को जब आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इस फार्मूले में ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, इन एटम्स को अलग अलग करके बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास 6 कार्बन है तो मैं पहले 6 कार्बन बना रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास 12 हाइड्रोजन है तो मैं 12 हाइड्रोजन बना रहा हूँ और हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन। फिर 6 ऑक्सीजन थे तो मैंने इसके 6 ऑक्सीजन बना दिए। अब ज़रा गौर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, अगर इस पूरे को मैं काउंट करूँ तो इसे मैं बोलूँगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर मैं इसमें से सिर्फ एक यूनिट की बात करूँ तो मैं इसे कहूँगा एम्पेरिकल फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, एक यूनिट से मुराद ये है कि इसे मैंने अलग कर दिया तो ये मेरे पास बन गया CH2O, तो इसे मैं एम्पेरिकल फार्मूला कहूँगा। और अगर मैं इन सबको मिला करके लिख दूं, जिसे मैं लिखूंगा C6H12O6, तो इसे मैं कहूँगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और इसे मैं कहूँगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो एटम का सिंपलेस्ट रेशो बताता है, यानी यहाँ मेरे पास कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। ये रेशो हुआ 1:1। यहाँ कार्बन 6 है, उसके बाद हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। तो अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एटमों का मुकम्मल रेशो पता चलता है और यहाँ आपको एटमों का सिंपलेस्ट रेशो पता चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पेरिकल फार्मूला आपको एटमों का सिंपल रेशो बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एटमों का एक्चुअल रेशो बता रहा होता है। तो ये फ़र्क है स्टूडेंट्स एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अब हम स्टूडेंट्स जाएंगे कि एम्पेरिकल फार्मूले की डिटेल पर, कि एम्पेरिकल फार्मूले को किसी भी कंपाउंड का आखिर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और उस टॉपिक का नाम होगा दी कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन का स्टूडेंट्स मतलब होता है जलाना, और एनालिसिस का मतलब उर्दू में होता है तज्जिया, यानी किसी चीज़ को जलाकर उसका तज्जिया करना। अब ये कंबस्शन एनालिसिस किया क्यों जाता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, इसे हम करते हैं मालूम करने के लिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल, एक सैंपल के अंदर किस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है उसे मालूम करने के लिए हम ये काम करते हैं।
दूसरा इसका कंबशन एनालिसिस में क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन अननोन कंपाउंड। इससे हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं किसी अननोन कंपाउंड का। जब स्टूडेंट्स हम एम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाता है तो उसके बाद उसमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कंबशन एनालिसिस में आखिर होता क्या है, ठीक है। ज़रा स्टूडेंट्स मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। देखिए जी, सबसे पहले होता यह है कि एक फर्नेंस होता है। फर्नेंस का मतलब स्टूडेंट्स होता है भट्टी, ठीक है। फर्नेंस कहते हैं किसको, भट्टी को। सबसे पहले एक भट्टी लिया जाता है और उस भट्टी के अंदर, इसे मैं लिख लेता हूँ कि जी ये है फर्नेंस, ठीक है। फर्नेंस, इसको उर्दू में कहते हैं भट्टी जिसमें आग जलाई जाए। तो यहाँ से इसमें ऑक्सीजन को दाखिल किया जाता है और इस भट्टी के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा जाता है जिसे हमने जलाना होता है। मैं इधर लिख लेता हूँ जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हमने इस भट्टी के अंदर जलाना है। तो जब स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेता है। और अगर कोई और चीज़ भी था तो वो भी जलकर कोई कंपाउंड बना देगा। क्योंकि मेनली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जब हो चुका, यानी जब ये जल चुका कंपाउंड, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। अब ये ट्यूब आगे जा कर के फिर कुछ और खानों पर भी मुश्तमिल होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये ट्यूब आगे जा रहा होता है और इसमें इस तरह से मज़ीद जो है चैम्बर्स भी बने हुए होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो सेकंड चैम्बर है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ होता है। ये सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कहलाता है H2O एब्जॉर्बर। यानी ये पानी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद होगा ये आने वाले पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशन होता है ये असल में होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, ठीक है। क्या होता है जी, मैग्नीशियम परक्लोरेट, इसे कहते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट। और सेकंड जो स्टूडेंट्स चैम्बर होता है यहाँ पर, इसमें भी एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ होता है और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। यानी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा जो जलकर पैदा हो रहा। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब हो जाएगा जो वहाँ से आ रहा था और यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा जो आ रहा था। और बाकी अगर उसके अंदर ऑक्सीजन था और अगर कोई और चीज़ था, अदर गैसेस, ठीक है, वो सारे के सारे फिर आगे निकल जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ जब H2O एब्जॉर्ब होगा इस सॉल्यूशन में, कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब होगा इस सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन का वेट भी बढ़ जाएगा और इस सॉल्यूशन का वेट भी बढ़ जाएगा। इस सॉल्यूशन के वेट के बढ़ जाने से स्टूडेंट्स हम फिर परसेंटेज निकालेंगे किसका जी, यहाँ से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ से कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे। वो कैसे स्टूडेंट्स मैं आपको आगे फार्मूले में बताता हूँ। आपको मेथड समझ आ गया कंबशन एनालिसिस का। अब स्टूडेंट्स उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन को कंपाउंड में हम कैसे मालूम करते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के स्टूडेंट्स मास जो था ये इधर एब्जॉर्ब हुआ। ये स्टूडेंट्स नीचे वाला सॉल्यूशन ये ज़हन में रखना, इसका वेट हमें पहले से पता होता है। इसका वेट हमें क्या होता है जी, पहले से पता होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जज्ब हो जाएगा तो लाजमी बात है इसके वेट में कुछ और ग्राम्स ऐड हो जाएंगे। तो जो ऐड हो जाएगा वजन वो लाजमी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो उस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ लगाएंगे। फिर 12 जो कार्बन के एटॉमिक मास है और 44 जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, इस पे डिवाइड करेंगे। फिर 100 के साथ ज़रब दे के मास ऑफ कंपाउंड पे डिवाइड करेंगे। और मास ऑफ कंपाउंड शुरू में जब हम सैंपल को जलाएंगे उस वक्त उस मास को नोट कर लिया होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम मास ऑफ H2O जो इधर जो है निकला था, यहाँ पर मास ऑफ H2O जो यहाँ जज्ब हुआ था उस मास को हम यहाँ पर लगाएंगे H2O की जगह। फिर 2 और 18 अपने आप से लगाएंगे, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, ये पानी का मॉलिक्यूलर मास है।
फिर 100 के साथ ज़रब दे के परसेंट के लिए चूँकि 100 से ज़रब दिया जाता है, फिर मास ऑफ कंपाउंड पर डिवाइड करेंगे। और ऑक्सीजन के परसेंटेज को कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? जो परसेंटेज ऑफ कार्बन पहले स्टेप में हमने निकाला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में निकाला। इस दोनों को जब हम जमा करेंगे और फिर 100 में से माइनस करेंगे तो हमें खुद ब खुद ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स आपको मज़ीद इसको क्लियर करना है तो इस न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है? अब ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर करा देगा कि बात क्या है। कंबस्शन ऑफ 1.125 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है ये वाला, इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है? इसे हम लिखते हैं जी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना है जी? ये है 1.125 ग्राम। ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया इसका मास। आगे चलते हैं जी। प्रोड्यूसेस 3.447 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और तो ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और ये मास ऑफ H2O है। इस दोनों को भी हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो मास ऑफ CO2 ये है जी ये वाला 3.447 ग्राम्स है। और मास ऑफ H2O इसे भी हम लिख लेते हैं, मास ऑफ H2O 1.647 ग्राम है। ये भी स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया, ठीक है? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो ये हमने परसेंटेज मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन को भी मालूम करना है और हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को भी मालूम करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मास आपको नज़र आ रहा है 3.44 कार्बन डाइऑक्साइड का, ये इसकी हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि कार्बन ये जब जज्ब होगा इसका मास जज्ब होगा तो इसे हम मालूम करके फार्मूले में लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए जी, अब हम परसेंटेज के फार्मूले लगाते हैं। मैं यहाँ से परसेंटेज के फार्मूले स्टूडेंट्स उठा लेता हूँ जो अभी अभी हमने इधर लिखा था। पहले मैं उठाता हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसी में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखिए जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें पता चल गया जी, ये वाला मास है, देखिए जी ये वाला, इसे हमने यहाँ पर लगाना है। तो ये है 3.447 ग्राम, बाकी 12/44 और 100 मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड हमें स्टूडेंट्स पता चल गया था, ये मास ऑफ कंपाउंड है, इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। यह है 1.125 ग्राम्स, ठीक है? ये हमने लगा दिया स्टूडेंट्स। अभी सिंपल सी बात है, हम इसे हल करेंगे, ठीक है? जब हम इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास इन सब को हल करने के बाद जवाब आता है 83.6%। आप इसको हल करके चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास आया परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये स्टूडेंट्स मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को मैं निकालूंगा, ठीक? यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें पुट करूंगा मासेस, ठीक है? तो मास ऑफ H2O स्टूडेंट्स मेरे पास ये था 1.647 और बाकी मैं सारा फार्मूला इसी तरह से लगा दूंगा जिस तरह मौजूद है। मास ऑफ कंपाउंड यहाँ पर भी हमने लगा लिया था, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है? ये है 1.125 ग्राम। अब स्टूडेंट्स जब मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास जाएगा 16.3%। कितना जी? 16.3% मेरे पास आ गया, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स हमने मालूम कर लिया क्या चीज़ जी, परसेंटेज मुख्तलिफ कंपाउंड्स की, ठीक है? ये हमने मालूम कर लिया। ये क्या था जी हमारे पास? परसेंटेज ऑफ सॉरी, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन था स्टूडेंट्स, ठीक है? तो देखिए जी स्टूडेंट्स, हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन भी मालूम कर लिया और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी मालूम कर लिया। तो एक मेरे पास 83.6% आया, दूसरा मेरे पास 16.3% आया। तो इसको जमा कर दे स्टूडेंट्स, 6 और 3 कितने हो गए? 9। 8 और 1 कितने हो गए? 9 और 6 और 3 हो गए 9। तो 99.9% यानी 100 ही हुआ। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि ये तकरीबन 100% हो चुका। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ कि हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, फिर एक और क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। देखिए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे?
डिवाइड परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट टू कैलकुलेट मोल। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मोल निकालना होगा, यानी मोल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। चूंकि ऊपर वाले सवाल में स्टूडेंट सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, इसलिए मैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर सही। अब देखिए जी, मोल ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जी, डिवाइड परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मेरे पास एक था कार्बन का परसेंटेज और दूसरा मेरे पास था हाइड्रोजन का परसेंटेज। कार्बन मेरे पास था 83.6% और हाइड्रोजन मेरे पास था 16.3%। अब इस दोनों को मैं इनके एटॉमिक मास पर डिवाइड करूंगा, यानी कार्बन का मास एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का, सॉरी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है जी 1.008, या जिसे हम 1 भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको डिवाइड करके हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 83.6 को डिवाइड करूँगा 12 पर, तो मेरे पास आया ये 6.966। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जब मैं 16.3 को डिवाइड करूँगा 1.008 पर, तो ये मेरे पास आएगा वही 16.1। ठीक है, 16.17। अब स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास आया, ये 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 दोनों का मोल रेशो निकला। ठीक है, ये दोनों का क्या निकला है जी, मोल रेशो। यानी ये तकरीबन 6.9 का मतलब है 7 मोल के बराबर है और ये 16 मोल के बराबर। ठीक, अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस दोनों को, अब देखिए सेकंड स्टेप के अंदर डिवाइड ईच मोल रेशो। अब जो मेरे पास मोल रेशोज निकले हैं, डिवाइड करूंगा बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्टेन इन स्टेप वन। स्टेप वन में जो मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू था वो ये था। अब मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू पर क्या करूंगा, इस दोनों रकमों को, इसको भी इस स्मॉलेस्ट के ऊपर मैं डिवाइड कर दूंगा। इससे मुझे क्या पता चलेगा, इट गिव्स एटॉमिक रेशो। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पहले दोनों रकमों को लिख लूंगा 6.966 और 16.17। अब इसमें छोटी रकम कौन सी स्टूडेंट्स, 6.966 है, तो मैं दोनों को इसी पर क्या कर दूंगा जी, डिवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो लाजमी बात है मेरे पास 1 आएगा, लेकिन जब मैं 16.17 को डिवाइड करूंगा 6.966 पर, तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आता है 2.3 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखना कि जब भी आपके पास रेशो जो है पॉइंट्स में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, देखिए जी इस सेंटेंस को, इफ एटॉमिक रेशोज आर इन फ्रैक्शंस, अगर एटॉमिक रेशोज फ्रैक्शंस में आ जाएं, देन चेंज देम इनटू होल नंबर। तो आपने इसको फ्रैक्शन से निकाल कर होल नंबर में ले जाना है बाय मल्टीप्लाइंग विद एन इंटीजर, किसी अदद से ज़रब देकर। मिसाल के तौर पर पहले स्टेप में स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2.3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। और जब मैं 2.3 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा तकरीबन 4.6। ठीक है, अब भी स्टूडेंट्स जी जो है इंटीजर के मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं इनको यानी इसको मैं मिटा दूंगा और इसको मैं दोबारा 1 और 2.3 को अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जब तक मेरे पास ओल नंबर ना आए। ये मेरे पास 3 1 जार 3 आ गया, और जब मैं 2.3 को स्टूडेंट्स ज़रब दूंगा 3 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 6.9। अब 6.9 का मतलब स्टूडेंट्स 7 ही होता है, यानी सेम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो रेशो आया है वो 3:7 का रेशो आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन मेरे पास 3 है और हाइड्रोजन मेरे पास 7 है। तो ये कंपाउंड मुझे स्टूडेंट्स पता चल गया। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपाइल। ठीक है, आपको ना पता हो तो कोई इशू नहीं है, नाम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा था कि कैसे इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। राइट एटॉमिक रेशोज, ये जो एटॉमिक रेशोज आपने निकाला है एज अ सब स्क्रिप्ट, तो आपने इसको ऐसा नीचे करके छोटा करके लिखना है, विद ईच एलिमेंट टू गेट एम्पेरिकल फार्मूला, ताकि आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाए। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन इसमें मैं कर लेता हूँ, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। चले जी, कैफीन इज फाउंड इन टी, कैफीन पाया जाता है चाय में एंड कॉफ़ी में, एंड हैज़ 49.48% कार्बन। अब स्टूडेंट्स इसके परसेंटेजेस को हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब स्टूडेंट्स परसेंटेज पहले से दे चुका है हमें, ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन है 49.48%। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी दिया है हमें। ठीक है,
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है जनाब 5.19%। और उसके बाद स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का परसेंटेज है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है जी 16.48%। और फिर नाइट्रोजन का परसेंट है जी, हम इसे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी इसे लिखेंगे जी 28.85%। अब पूछा क्या स्टूडेंट्स, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जब आपके पास परसेंटेज हो आप उसे एटॉमिक मास पे डिवाइड करें, फिर जो भी आ जाए उसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पे डिवाइड करें तो आपको एटॉमिक रेशोज पता चल जाएंगे। अगर एटॉमिक रेशोज फ्रैक्शन में थे तो उसे आपने होल नंबर में चेंज करना है, तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाएगा। तो सिंपली सा जी हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है स्टूडेंट्स, मैं बल्कि चारों को लिखता हूँ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन है, फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, फिर मेरे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, और फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है। अब कार्बन मेरे पास है जी 49.48%, और हाइड्रोजन है जी 5.19%, ऑक्सीजन है जी 16.48%, और नाइट्रोजन है जी 28.85%। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इन सबको इनके एटॉमिक मासेस पर डिवाइड करना है। कार्बन के एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1.008 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास 14 है। अब स्टूडेंट्स आप इनको सबको इनके मासेस पर क्या करेंगे जी, इन पर डिवाइड करेंगे। तो जब मैं स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के बाद मुझे पता चला कि जी ये मेरे पास आया है 4, ये मेरे पास आया है 5, ये मेरे पास आया है 1, और ये मेरे पास आया है 2। तो अब देखिए जी सारे के सारे जो है मेरे पास इनके मोल रेशोज आ गए। स्टूडेंट्स ये जो स्टेप था ये पहला वाला, ठीक है, ये मोल मालूम करने के लिए होता है, ये ज़हन में रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको समालेस्ट पर डिवाइड करेंगे। समालेस्ट क्या स्टूडेंट्स 1 है, तो हम क्या करेंगे, अब इनका एटॉमिक रेशो निकालेंगे। तो एटॉमिक रेशो के लिए हम समालेस्ट पे सबको डिवाइड करेंगे, 4 5 1 2। डिवाइड समालेस्ट क्या स्टूडेंट्स 1 है, तो 1 1 1 और 1। तो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 5 को 1 पे 5 आएगा, 1 को 1 पे 1 आएगा जी, 2 को वो जो है 1 पे 2 आएगा। तो हमारे पास रेशोज इस तरह से आ गए, आपके सामने हैं जी, सारे के सारे रेशोज आ गए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास चार चीज़ें थी, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। तो कार्बन हमारे पास है जी 4, अब हाइड्रोजन हमारे पास है 5, और ऑक्सीजन हमारे पास है 1 जिसे हम नहीं लिखते, ठीक। और नाइट्रोजन है जी 2, इसको लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हुआ एम्पेरिकल फार्मूला कैफीन का, C4H5ON2। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, आपको समझ में आ गया जी। हमने एम्पेरिकल फार्मूला को डिटेल में डिस्कस किया कि एम्पेरिकल फार्मूला को निकालते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड और एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। तो वेट कीजिएगा अगले लेक्चर का, और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।